हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे CIB इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल डी। सो मॉड्यूल डी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक। बैंक में कंप्लायंस फंक्शन क्या होते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे अपना पेपर 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CEIB बाय अरविंद सर इस क्लास में। और यहाँ पर यदि आपकी कोई भी डाउट है ABM के रिगार्डिंग, जो भी प्रश्न है आप शेयर कर सकते हैं, आप सजेशन ले सकते हैं और आपको नोटिफिकेशंस भी समय समय पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझना होगा कि कंप्लायंस होता क्या है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन दैट आइडेंटिफाई, एक्सेस, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस रिस्क टू द बैंक बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, इन्होंने कहा कि कंप्लायंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। स्वतंत्र फंक्शन का मतलब स्वतंत्र डिपार्टमेंट या स्वतंत्र काम है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सेस करते हैं और मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कंप्लायंस रिस्क को टू द बैंक बोर्ड। किसको? बैंक के टॉप अधिकारी जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड मेंबर्स। ठीक, तो अब पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि कंप्लायंस क्या होता है, फिर हमें यह पता होना चाहिए कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, तब तो पता चलेगा कि बोर्ड के पास पहुंचाया तो गया, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लायंस के लिए अभी शुरुआत में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंप्लायंस का मतलब होता है वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो स्टैंडर्ड्स, वो लॉ, जो एक्सेट्रा जो इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी बैंक को फॉलो करने हैं। ठीक, और अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे आता है कंप्लायंस इशू, और वो कंप्लायंस इशू क्या बन जाता है? कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क का मतलब है बैंक को कहां से नुकसान हो सकता है। तो इस कंप्लायंस रिस्क में क्या आ जाता है? रिस्क ऑफ लीगल, बैंक के ऊपर कोई केस हो जाए, रेगुलेटरी सैंक्शन, RBI रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कोई सैंक्शन लगा दे, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, पेनल्टी लगा दे, पैसे में नुकसान हो, लॉस ऑफ रेपुटेशन, छवि खराब हो जाए। तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ जो बैंक को फॉलो करने हैं, अगर बैंक फॉलो नहीं करता इसका मतलब वहां पे क्या आ जाएगा? कंप्लायंस इशू। क्या आ जाएगा? कंप्लायंस इशू। और कंप्लायंस इशू के आने से क्या मिलता है? कंप्लायंस रिस्क। तो कंप्लायंस रिस्क अगर बैंक के पास आ गया तो ये नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए अगर कोई भी कंप्लायंस रिस्क आएगा तो उसकी सूचना किसके पास पहुंचानी होती है? बोर्ड के पास, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा नाउ। अब अगर हम बात करें, अब बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर, अगर कोई बैंक कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता है, कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता है और अगर वो फेलियर हो जाता है उसको फॉलो करने में, ठीक, तो बैंक को सफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सफर करना पड़ेगा। किससे? कंप्लाई विद द लॉ, रूल एंड रेगुलेशंस रिलेटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू बैंक एक्टिविटीज। तो यहां पे बैंक को फिर क्या होगा? नुकसान। क्या हो जाएगा? बैंक को क्या करना पड़ेगा? सफर। अगर फेलियर हो जाता है क्या फॉलो करने में, रूल, रेगुलेशन और कंप्लायंस को, तो बैंक को क्या करना होता है? सफर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नाउ अब देखिए द कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो कंप्लायंस फंक्शन हैज इंश्योर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल स्टैच्यूटरी प्रोविजंस कंटेंट इन वेरियस लेजिस्लेशन सच एज। अब देखो वो सभी बैंक को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बैंक को वो सभी प्रोविजन फॉलो करने हैं जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। बैंक को क्या करना है? वो सभी प्रोविजंस को क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है ना, जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है दोस्तों। जैसे RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जैसे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, है ना। तो ये सभी एक्ट मतलब एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे स्टैच्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक प्रोविजंस हैं जो किसी ना किसी लेजिस्लेशन यानी एक्ट के तहत एप्लीकेबल है और इनको फॉलो करना होता है। और समय समय पर RBI की रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी जो आती हैं उनको भी फॉलो करना होता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट बाय BCSBI, है ना, IBA, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन एक्सेट्रा, इनके द्वारा जो
स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए, उनको फॉलो करना होता है बैंकों को, और बैंक को अपनी इंटरनल पॉलिसी और फेयर प्रैक्टिस कोड भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो दे टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिक एरिया सच एस, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केवाईसी नॉर्म्स, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड एक्सटेंडेड टू द टैक्स लॉ रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट और एडवाइजरीज टू द कस्टमर, ठीक है। So compliance law, rule and standards originated from various sources like primary legislation, rules, standard issues by legislator and regulator, supervisors, market conventions, the code of conduct applicable to staff members of the bank. So each bank formulate the policy of compliance function. हर एक बैंक compliance function के लिए अपनी पॉलिसी बनाता है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। सो इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल of the compliance officer of the bank to assist the top management in managing effectively the compliance risk faced by the bank. अब बैंक के ऊपर अगर कोई भी ऐसा compliance risk आता है, क्या आता है? compliance risk, तो compliance risk से बचाना और compliance risk के बारे में अवगत कराना, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। किसको दी गई? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा बैंक में। वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा? जब भी कोई पॉलिसी वगैरह की बात आएगी तो असिस्ट करेगा किसको? बोर्ड को। किसको? बोर्ड को क्या करेगा? असिस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब बैंकिंग लैंडस्केप इन इंडिया चेंजिंग रैपिडली, जैसा कि हम भारत की नहीं वर्ल्ड के किसी भी देश की बात करें जो थोड़ा भी आगे बढ़ रहा है, तो वहां पे बैंकिंग सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग की जगह हम किस पे जा रहे हैं? ऑनलाइन बैंकिंग। आज मैक्सिमम प्रोडक्ट बैंक के या सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आने से द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री हैज अंडरगॉन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा चेंज देखा है। दैट हैज चेंज द फाइनेंशियल प्रोसीजर आर कैरिड आउट, इससे बैंकों के फाइनेंशियल प्रोसीजर भी बदल गए हैं कि कैसे उनको आगे लेके चलना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाउ ऑपरेट, अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर अपनी बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्लायंस रिस्क सिग्निफिकेंट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन, अगर बैंक में कंप्लायंस रिस्क आता है तो कंप्लायंस फंक्शन का क्या महत्व होता है? सबसे पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। promote orderly behavior and uniformity in conduct of stakeholders, especially the employee, reduce systematic vulnerabilities। देखो इनका कहना क्या है? प्रमोट करना है ऑर्डरली बिहेवियर को और यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, सब लोग एक जैसा एक रूल पे काम करें, स्पेशली एम्प्लॉय हमारे, ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यानी कंप्लायंस अगर रहेगा तो ये काम करेंगे हम लोग, ये फायदा होगा एक। दूसरा रिड्यूस सिस्टमैटिक वर्नेबिलिटी, जो सिस्टमैटिक विविधता पाई जा रही है इसको खत्म कर पाएंगे। रिजल्टेंट चाउस इन द सिस्टम, ठीक है, तो हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मिनिमाइज डेविएशन एंड एब्रिविएशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायलेशन फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस, अगर कहीं पे वायलेशन हुआ है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को हम परफॉर्म कर पाएंगे, है ना, सिस्टमैटिक प्रोसेस में। सो इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक, इससे क्या होगा? बैंक का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो और इंप्रूव और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे देखिए, द बीसीबीएस पेपर, बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन की बात यहां पे की गई है। द बीसीबीएस पेपर की अगर हम बात करें तो जब बीसीबीएस पेपर ऑन कंप्लायंस, ठीक है, and the compliance function in the bank April 2005 define compliance risk as the risk of legal or regulatory sanction, material financial loss or loss of reputation of bank may suffer as a resultant of its failure to comply with law, regulation, rule related to self-regulatory organization standards and code of conduct applicable to the banking services। देखो अगर हम बात करें तो बीसीबीएस सभी लोग जानते होंगे, बीसीबीएस बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, इसने अपना 2005 का पेपर जारी किया, नोट जारी किया। उसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बैंक, फिर से वही बात आई है, देखो अगर कोई बैंक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या फॉलो करने में? रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक, या रेगुलेटरी लॉ, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ठीक, या रिलेटेड लॉ, ठीक है दोस्तों, या
स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो अगर इनको फॉलो करने में कोई बैंक फेल हो जाता है तो फिर बैंक को सामना करना पड़ता है कंप्लायंस रिस्क का। किसका सामना करना पड़ता है? कंप्लायंस रिस्क का सामना करना पड़ता है। और कंप्लायंस रिस्क में बैंक को रिस्क ऑफ लीगल का सामना करना पड़ सकता है, रेगुलेटरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो मटेरियल फाइनेंशियल लॉस के बाद क्या था चौथा वाला? रेपुटेशन रिस्क। जब ये सब घटनाएं होती हैं तो रेपुटेशन भी डाउन होती है, रेपुटेशन रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो कुल मिला के अगर कंप्लायंस बैंक फॉलो कर रहा है, ये जो नीचे लिखा है वो सब क्या है? कंप्लायंसेस हैं, इन्हीं को हम कंप्लायंस कहते हैं। रूल, रेगुलेशंस, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रिलेटेड लॉ, है ना। रिलेटेड का मतलब इंटरनल, और जो इंटरनल गाइडलाइंस हैं या एक्सटर्नल, स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो इनमें अगर फेलियर होता है तो फिर कंप्लायंस रिस्क आएगा, और जब कंप्लायंस रिस्क आएगा तो बैंक को क्या हो जाएगा? नुकसान होगा। इन 4 प्रकार से नुकसान हो सकता है। ये किसने कहा है? बीसीबीएस, बेसिल कमिटी। देखो कहीं पे भी लिखा हो, कंप्लायंस रिस्क की परिभाषा यही है। चाहे बीसीबीएस लिख दे, चाहे कोई मतलब कौन लिख दे, बैंक मतलब खुद का बैंक का हो, आरबीआई की गाइडलाइन, सब जगह परिभाषा सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लायंस रिस्क अराइजेस ड्यू टू, कंप्लायंस रिस्क कब आ जाते हैं? यानी ये 4 चीजें, ये जो 4 चीजें हमने पढ़ी हैं, ये कब आ जाती बैंक के पास? तो इसका सामना बैंक को तब करना पड़ता है जब बैंक क्या होता है? लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, ठीक है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ रेपुटेशन रिजल्ट ऑफ फेलियर टू एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि बैंक टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड एड्रेस लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क एंड इनहांस कंट्रोल प्रोसेस। अब देखो इनका कहना है बैंक को पहचान करनी होगी, इवेल्युएट करना होगा और एड्रेस करना होगा लीगल और रेपुटेशनल रिस्क को, जिससे कि वो अपने कंट्रोल प्रोसेस को इनहांस और मजबूत कर सके। तो इसमें क्या होता है? पेनल्टीज इंपोज्ड बाय रेगुलेटर सुपरवाइजर फॉर नॉन कंप्लायंस एंड द नेम एंड सेम दीज पेनल्टीज ब्रिंग। अगर किसी बैंक ने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो आरबीआई उनका रेगुलेटर है, उन पे क्या लगा देता है? पेनल्टी इंपोज कर देता है। ठीक है, तो अगर रेगुलेटर पेनल्टी इंपोज कर रहा है ना, किस आधार पे कर रहा है? कि भैया आपने कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया। तो इससे क्या होगा? अखबार में भी तो खबर छपती, न्यूज में भी तो आएगा। तो नेम और सेम, यानी नाम जो छवि है वो खराब हो जाती है। द रिस्क ऑफ आरबीआई पेनल्टीज अराइजेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। अगर प्रूडेंशियल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कोई बैंक फॉलो नहीं करेगा तो आरबीआई की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इंटीग्रिटी और मार्केट कंडक्ट का सामना नहीं करेगा तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। लीगल कंप्लायंस अगर कोई फेल हुए हैं तो पेनल्टी लगेगी। इंटरनल कंप्लायंस फेल हुए हैं तो भी आरबीआई पेनल्टी लगा देगा, क्योंकि ये सभी रक्षा कवच हैं। ये सब क्या है? रक्षा कवच। अगर कोई बैंक इन सबको फॉलो कर रहा है तो उसकी ऑरा में एक रक्षा कवच रहेगा जिससे कि उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद जानबूझ के यहाँ गलती कर रहे हैं और रक्षा कवच को तोड़ रहे हैं तो फिर पेनल्टी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ एज पर द सेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई पेनल्टी किस सेक्शन के आधार पर लगाता है। तो एज पर सेक्शन 4641 और 51(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई इंपोज पेनल्टी बेस्ड ऑन द डिफिशियंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड इज नॉट इंटेंड टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस एंड एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय द बैंक विद देयर कस्टमर। तो अगर कोई बैंक अपने कस्टमर के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, और अगर वो कंप्लायंस को, रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आरबीआई क्या करता है? इंपोज करता है पेनल्टी। किस आधार पे? जो भी कमियां हैं डिफिशियंसी के आधार पे। और किस आधार से ताकत मिलती है? 4641 और 51(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, जो आरबीआई को अधिकार देता है कि अगर जो भी एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ है किसके द्वारा? बैंक का कस्टमर के साथ, या किसी भी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी में कोई कमी आई है तो उन सब चीजों के आधार पे वो अगर कमी देखेगा, डिफिशियंसीज, तो पेनल्टी ठोक देगा। ठीक है, कौन? आरबीआई।
कंप्लायंस रिस्क विद अदर रिस्क, कंप्लायंस रिस्क को अगर हम कंपेयर करें दूसरे रिस्क, क्योंकि इंटर रिलेटेड होते रिस्क, ठीक है, तो कैसे हम इंटर रिलेट को कनेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी सीन दैट द कंप्लायंस रिस्क इज क्लोजली इंटर रिलेटेड विद फॉलोइंग रिस्क इन बैंक। तो इंटर रिलेटेड है, जैसे रेगुलेटरी रिस्क है, ठीक, रेगुलेटरी रिस्क रिफर्स टू द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस टू द जनरल पब्लिक एंड द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। आरबीआई ने जो भी रेगुलेशंस की गाइडलाइन जारी की हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बैंक ऑन अकाउंट या कस्टमर जो भी जनरल पब्लिक है ना, उनके लिए उनके हितों की रक्षा आप नहीं कर रहे हैं या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं जो रिस्क बने, तो वहां पे रेगुलेटरी रिस्क आता है, ठीक है दोस्तों। सो फैक्टर अंडर दिस रिस्क इंक्लूड फाइनेंशियल हार्म टू द कंज्यूमर, इनसे क्या होगा? हमारे कंज्यूमर को वित्तीय नुकसान होगा। लीगल और रेपुटेशनल फाइनेंशियल हार्म हो सकता है, किसके लिए? बैंक के लिए। तो बैंक को लीगल का सामना करना पड़ सकता है, रेपुटेशनल रिस्क आ सकता है या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहां से भी आपका रिलेटेड है कंप्लायंस। नाउ फिर ऑपरेशनल रिस्क की अगर हम बात करें तो द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट, कंप्लायंस रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क कम अलाइव। तो इनका कहना है कि रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रोसेस एक तो गड़बड़ है या अपर्याप्त है तो वहां पे आपको रिस्क या लॉस आ सकता है। पीपल एंड सिस्टम, पीपल का मतलब आपके एम्प्लॉय और सिस्टम का मतलब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और एक्सटर्नल इवेंट है ना, या फिर किसी बाहरी इवेंट से आपको ये लॉस हो सकता है, तो इसे ऑपरेशन रिस्क आपका पैदा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आता है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट लॉ सूट, लीगल रिस्क का मतलब है कि बैंक के ऊपर कोई केस आ जाए या बैंक का ऑलरेडी कोई केस चल रहा था, एडवर्स जजमेंट हो जाए, बैंक के खिलाफ जजमेंट आ जाए, या कॉन्ट्रैक्ट दैट टर्न आउट टू बी अनइनफोर्सेबल कैन डिस्टर्ब और एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन और कंडीशन ऑफ द बैंक, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। In other words, legal risk is the risk of loss resulting from failure to comply the law as well as prudent ethical standards। अगर कोई बैंक अपने लॉ को फॉलो करने में या एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फॉलो करने में फेल होता है तो वहां पर बैंक को लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है? रेपुटेशनल रिस्क इज द रिस्क दैट गिव नेगेटिव पब्लिसिटी रिगार्डिंग banks business practice health and soundness of operation which may lead to lack of confidence with the bank resulting in loss of business revenue or may involve the bank in litigation, ठीक है। तो इनका पूरा कहने का औचित्य यही कि रेपुटेशन रिस्क वो रिस्क होता है जो कि नेगेटिव पब्लिसिटी करता है बैंक के खिलाफ, यानी बैंक की बिजनेस प्रैक्टिस या हेल्थ या साउंडनेस ऑपरेशन के सही चल रहा कि नहीं, लोगों को खबर मिले कि भाई गलत चल रहा वहां पे, तो फिर उससे लोगों का विश्वास उस बैंक में कम हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा, जिससे क्या होगा? बैंक को लॉस हो जाएगा बिजनेस में, ठीक है, रेवेन्यू में लॉस हो जाएगा, तो इसे हम रेपुटेशन रिस्क कहते हैं। तो कंप्लायंस फेलियर कैन सेवरली डैमेज द रेपुटेशन, अगर कोई बैंक कंप्लायंस फेलियर करता है तो उसकी रेपुटेशन में डैमेज होता है। ब्रांड एंड मार्केट वैल्यू लीडिंग टू लिक्विडिटी रिस्क एंड एसोसिएट अफेक्ट ऑन रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें एनिहिलेशन रिस्क की, अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी एक्शन ऑफ द क्लोजिंग डाउन बिजनेस, ठीक है। एनिहिलेशन रिस्क वो रिस्क होता है जहां से बैंक के सामने ये समस्या आ जाए कि शायद उसका बिजनेस ही बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास कंप्लायंस के रिगार्डिंग, कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक। और यदि आप हमारे साथ CAIIB एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप CAIB महापैक के साथ जुड़कर अपने चारों कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक की बात करें 4999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2 ईयर महापैक 6999 में, 6 मंथ महापैक आप 3499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं CAIB के लिए। साथ ही साथ आपके लिए हमारा रीलोडेड CAIB बैच स्टार्ट हो गया है कल से, और आप चाहें तो इसके लिए आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच है और दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। 2499 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। CAIB MCQ बैच भी कल से स्टार्ट हो गया है, इसमें सिर्फ MCQ केस स्टडीज मिलेंगी और 1999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं।
तो CAIB, ABFM, BFM, BRBL और BFM आपको फाउंडेशन कोर्स का इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन का कोई भी एक इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 799 रुपए में इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।